अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आलमी हालात हाज़रा। आज सच कोई बड़ी ख़बर नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी ख़बर है। अब वो है कोलंबिया का प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो अमेरिका पहुँच गया है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वाइट हाउस, और मुलाकात भी हुई। तो ख़ास तौर से वेनेजुएला का सदर को अपडेट करने के बाद इन दोनों के दरमियान ज़बानी जंग बहुत चल रही थी। ये फ़लस्तीन को भी बहुत सपोर्ट करता था, उसके वजह से भी अमेरिका इजराइल बहुत नाराज़ रहता था इससे। और ये वेस्ट ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी से जो है लेफ्ट से इसका ताल्लुक़ है, इसकी वजह से भी अमेरिका से इसकी लड़ाई रहती है। और कोलंबिया से जो है नशा और दवाई बहुत जाती है, तो उसकी वजह से अमेरिका नाराज़ रहता है। और वेनेजुएला के सदर को जो है बीवी समेत जो उठा लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उस पर सख्त तनकीद किया था गुस्तावो पेट्रो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दिया था कि तुमको भी उठा लेंगे, बिल्कुल इसी तरह लिटरली ज़बान बोल रहा था। लेकिन गुस्तावो पेट्रो जो है समझदारी का मुजाहरा किया है और वो सरेंडर कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दिया है और कहा कि जो है हमारे इख्तलाफात तो हैं, रहेंगे, लेकिन हम लोग ये ड्रग वाला मामले पे काम करने की कोशिश करते हैं। और एक दूसरी बड़ी खबर जो है ईरान और अमेरिका के ताल्लुक से, क्या अमेरिका अटैक करेगा या निगोसिएशन से बात हो जाएगी, कौन कितना पीछे हटेगा, कौन अपनी बात मनवाएगा। तो इसके लिए समझ जाइए कि तुर्की में जुमा के रोज़ समझिए कि बात होनी है। अब यह है कि अमेरिका चाहता है कि इस निगोसिएशन में जो है ये समझ जाइए कि कतर भी रहे, इजिप्ट भी रहे, और तुर्की भी रहे, पाकिस्तान भी रहे, ओमान भी रहे, यूएई भी रहे। और ईरान चाहता है कि नहीं भाई, ये इतने लोगों को रहने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब आप ही के जो है सपोर्टर हैं। तो डायरेक्ट हमसे आप बात कीजिए, हमारा और आपका मामला है तो हमारा और आप डायरेक्ट बात कीजिए। और दूसरी बात, ये वेन्यू भी हमको नहीं जम रहा है, तो ये ओमान लेकर के आइए, मस्कत, तो ये ज़्यादा सही है। अब डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों को क्यों लेकर के आना चाह रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इन तमाम को लेकर के इसलिए आना चाह रहा है कि अगर जो है एक तो धमकी देना है कि देखो अगर तुम बात नहीं मानोगे, हमारे शराइत कबूल नहीं करोगे, तो फिर जंग होगी तो फिर तुम्हारा भी नुकसान होगा। और फिर नुकसान के साथ साथ फिर ये लोग भी कहेंगे देखिए सब पूरा रीजन बर्बाद हो जाएगा, उम्मत मुस्लिमा का क्या होगा, खाने काबा का क्या होगा, मदीना का क्या होगा, हम लोग भी बर्बाद हो जाएंगे आपकी वजह से। प्लीज़ समझदारी का मुजाहरा कीजिए, बात मान जाइए, ये वो। तो इस तरह ये लोग भी जो है हाँ में हाँ मिलाएंगे। दूसरी बात यह है कि इसके साथ अगर बात होगी डोनाल्ड ट्रंप से, तो फिर बोर्ड ऑफ पीस वाला जो है झलक नज़र आएगी, क्योंकि इन तमाम लोगों ने जो है, तमाम ममालिक के सरबराहों ने अब डोनाल्ड ट्रंप को बोर्ड ऑफ पीस का चेयरमैन मान लिया है। तो ये समझिए कि गुरु आगे आगे रहेंगे, चेला सब पीछे पीछे रहेंगे। और ईरान कह रहा है कि सबकी ज़रूरत नहीं है, इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। तो अब देखिए डोनाल्ड ईरान की ये मुतालबा, ये बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान 2 रोज़े पर निकले हुए अपनी बीवी के साथ, आमना अर्दगान के साथ। और कल वो जो है रियाज पहुँचे सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान वगैरह से मुलाकात हुई, और आज वो इजिप्ट जाएंगे, अब्दुल फत्ताह असीसी से मुलाकात हो। तो यहाँ पे वही डिफरेंस ये जो है डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह पे बात होगी, अब्दुल फत्ताह असीसी से बायलैटरल ताल्लुकात पे बात होगी। देखिए तैयब अर्दगान के जो है सऊदी अरब से जो है ताल्लुकात के बेहतरी की तरफ जो है काफ़ी चर्चे हैं, और इसको लोग जो है एक रंग दे रहे हैं कि इस्लामिक नेटो बन रहा है। यानी सऊदी और पाकिस्तान में जो है डिफेंस माहिदा हो ही गया है, इसमें तुर्की भी जो है वो आना चाहता है, और ताकि जो है तीनों का एक मजबूत अलायंस हो जाए। और ये उम्मत मुस्लिमा के मजबूत ये हैं, ये 3 ये हो गए, और 3 और समझ जाइए कि ईरान है, तो अब इजिप्ट है और इंडोनेशिया है। तो पाकिस्तान के बाद न्यूक्लियर बम है,
तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला इन लोगों को मिल जाएगा। सऊदी के पास पैसा वगैरह है, तुर्की के पास जो है मिलिट्री जो है, इंडस्ट्री है, तो तीनों जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब गुलाम सब हैं, तो बिना डोनाल्ड ट्रंप के पूछे कुछ कर सकते हैं। ख़ास तौर से जब तक वेनेजुएला के सदर को जब से डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया है, तो इन लोगों की कोई हैसियत ही नहीं रह गई। बस डोनाल्ड ट्रंप ने वो उठाने का मैसेज ही यही दिया है, ये देखो मोहम्मद बिन सलमान को हम जब चाहें उठा के ले जाएं, जॉर्डन के किंग को जब चाहें उठा के ले जाएं, अब्दुल फत्ताह सीसी को जब चाहें उठा के ले जाएं। हाँ, ये है कि तैयब अर्दगान वगैरह में थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी इन लोगों में तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो फिर ये इन लोगों का जो है काफ़ी जो है दौड़ भाग जारी सारी है। तो इसके पीछे मकसद क्या है? तो इसके पीछे जो मकसद मेरे हिसाब से इस्लामी नेटो नहीं है, बल्कि जो है आपसी लड़ाई। ये जो अभी समझिए कि सऊदी और यूएई में जो लड़ाई है, तो उसमें जो है समझिए कि तुर्की रोल अदा करना चाहता है। अब तुर्की क्यों रोल अदा करना चाहता है? क्योंकि तुर्की का भी मामला कहीं कहीं फंस जाता है। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि यूएई जो है वो इजराइल की तरफ से बैटिंग करता है। अब इजराइल की तरफ से बैटिंग करता है, तो वो जो है यहाँ पे भी यमन में भी गंद मचाए हुए है, वो जो है गज़ा में भी गंद मचा दिया, वो जो है लीबिया में भी गंद मचाए हुए है, वो सूडान में भी गंद मचाए हुए है। अब वो अभी सोमालिया को भी तोड़ने के चक्कर में है, सोमालीलैंड को। तब इसमें जो है तुर्की का जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है लीबिया में, तुर्की का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सोमालिया में। तो इस लिहाज से ये समझ रहा है कि तुर्की ये जो है यूएई कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, तो अब हम लोगों को भी जो है अलायंस बनाना पड़ेगा। क्योंकि यूएई अकेले तो उछल नहीं रहा, वो इजराइल की बैकिंग है, इजराइल को अमेरिका की बैकिंग है। तो अब इधर जो है सऊदी अरब जो है देख रहा है कि ये पूरे रीजन में जो है ये छा रहा, तो इस वजह से जो है हम ये करते हैं कि थोड़ा असर बढ़ाते हैं। तो अब असर बढ़ाने के लिए क्या है, पाकिस्तान को साथ में ले लिया है और तुर्की को भी साथ में ले लेगा। और इजराइल को जो सऊदी कबूल नहीं कर रहा, उसके एक मेन वजह ये भी है, कई वजूहात में से एक वजह ये भी है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान जो है इजराइल को तस्लीम कर लेता है, तो सारे लोग जो है शीरो शकर हो जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वाहवाही किसकी होगी? जिसने पहला पत्थर फेंका था। पहला पत्थर किसने फेंका था? बारिश का पहला कतरा किसने बना था? अब्राहम एकॉर्ड का, यूएई का। तो यूएई के जो है वाहवाही हो जाएगा अमेरिका की निगाह में भी, इजराइल की निगाह में भी, और ये हर जगह अभी जो है छा रहा है। तो इस लिहाज से इसका जो है ग्राफ ऊपर हो जाएगा और मोहम्मद बिन सलमान का ग्राफ फॉलोवर वाला हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जल्दी मान नहीं रहा। तो अब ये तुर्की चाहता है कि पाकिस्तान के साथ लेकर के जो है थोड़ा सा मजबूत अलायंस बनाया जाए। तो देखिए इसमें कामयाबी होगी कि नहीं। तो ये इन दोनों में इजिप्ट का भी जो साथ है वो इसी के साथ है, ये सऊदी के साथ है, यूएई और इसमें जो है। अब ये आप कहेंगे कि ये लोग इतना दूर तक कैसे चले जाएंगे लड़ने के लिए? अरे भाई, आप जानते हैं 2017 से 2021 तक 4-5 साल ये सब मिल करके, सऊदी यूएई मिल करके कतर की हालत ख़राब कर दिए थे। वो तो ईरान और तुर्की नहीं रहता तो ये बच भी नहीं पाता। तो इस लिहाज से ये लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है इक़्तिदार के भूखे रहते हैं आपसी में। तभी जो है ये पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी का जो अलायंस मजबूत हो रहा है, उसमें इजिप्ट को भी लिया जा रहा है। तो उसका जो है काउंटर असल में इजराइल तो दूर की बात है, अब ये जो बच्चा जो है काबू नहीं आ रहा, इसको किसी तरह कंट्रोल करना है। ये जो है अपना बच्चा जो है वो समझिए कि जैसे लड़का रहता है ना, वो जोरावर हो जाता है तो कंट्रोल में नहीं आता, वैसे हो गया ख़ानदान का बच्चा जो है वो बिगड़ गया है। अब पाकिस्तान को यूएई से भी जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए होता है। अभी देखिए खलीफा हफ्तार जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। खलीफा हफ्तार जो है पाकिस्तान से जो है वो क्या ख़रीदेगा? हथियार ख़रीदेगा। हथियार ख़रीदने के लिए पैसा कौन देगा? यूएई देगा। तो आप पाकिस्तान को यूएई की भी ज़रूरत है, वो बैलेंस भी करके चल रहा, क्योंकि इसके ऑर्डर पर जो है पैसा यहाँ से जाएगा पाकिस्तान को, लेकिन हथियार डिलीवर जो है खलीफा हफ्तार को यहाँ पे होगा। और खलीफा हफ्तार कुछ हथियार यहाँ रखेगा, कुछ जो है सूडान में सिविल वॉर के लिए भेजेगा, फिर यहाँ से फिर जो है सोमालिया में भेजेगा, फिर यहाँ से यमन में भेजेगा,
तो ये बहुत ज़्यादा जो है खिचड़ी पकी हुई है। तो देखिए मामला क्या होता है। बलूचिस्तान पे जो अब हमला हो गया था जिसमें काफ़ी जानी माली सारे नुकसान हुए, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी कल मजम्मत की गई है और स्ट्रांग वे में मजम्मत किया सब लोगों ने, ये गलत काम है। लेकिन सब लोग जो पढ़े लिखे जितने लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये जो है मजीद ब्रिगेड वगैरह जो भी है या BLO है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वगैरह, ये लोग जो वेपन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब अमेरिकन वेपन है। तो अब ये करा कौन रहा है? तो पाकिस्तान तो ठीक है इंडिया का नाम ले ले रहा है, लेकिन पढ़े लिखे लोग सब कह रहे हैं कि ये असल में अमेरिका का काम है। और अमेरिका क्यों कर रहा है? अमेरिका यहाँ पर जो है CPEC चाइना के जो है प्रोजेक्ट को फेल करना चाहता है। और दूसरे नंबर पर इजराइल का काम है जो यहाँ पर न्यूक्लियर दांत तोड़ना चाहता है। तो ईरान के बाद न्यूक्लियर दांत एक ही बच जाएगा, उसका जो ये होगा। वो तो अभी जो है फ़लस्तीन के झगड़े में पाकिस्तान जो इजराइल का साथ दे रहा है, इसके वजह से थोड़ा से जो है उसके जो है हिम्मत अफजाई वगैरह हो जाती है। और जैसे ही फ़लस्तीन का मामला सॉल्व होगा फिर लोग जो है इधर पड़ जाएंगे पाकिस्तान के पीछे भी। इसी वजह से चाइना को टेंशन ही नहीं कि पाकिस्तान कहीं नहीं जाएगा, पाकिस्तान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है और अमेरिका से इसका उतार चढ़ाव होता रहेगा। कभी इसका मफाद होगा तो वो उधर करीब चला जाएगा, कभी उसका मफाद होगा तो इसको धुतकार देगा, वो चलता रहेगा। क्योंकि दीन धर्म तो है नहीं, इस्लाम को खाली बदनाम करते रहते हैं। इसके बाद बात की जाए कि जो अमेरिका और इंडिया में जो ट्रेड डील हुआ है, तो कल तो एकदम तूफान मच गया था कि जो खुशी का आलम नहीं थे कि 50% से 18% पे आ गए, 50% से 18% टैरिफ आ गया, जबकि ये भी कोई खुशी की बात नहीं थी। लेकिन बेवकूफ़ लोगों को कौन समझाए, 50 से जो है 32% कम हो गया, 32% कम हो गया। अरे भाई आप जो है 2024 में जाकर के देखिए, आप पर 1% भी टैरिफ नहीं था। 0 से 2026 में अगर 18% भी टैरिफ हो गया तो बहुत बड़ी बात है ना, कि 18% खामखा जो है आपका सामान महंगा हो गया। तो ये समझते ही नहीं है। दूसरी बात, कल मैं शुरू से बता दिया था कि ये पूरा मामला जो है सरेंडर वाला मामला है, और कल जो है रिटर्न में आना शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के जो है मिनिस्टर वगैरह कहना शुरू कर दिए लोगों को, ख़ास तौर से चाइना वगैरह को, कि आप देखो समझ जाओ, सुधर जाओ। जिस तरह से इंडिया ने बात मान ली है वैसे तुम लोग भी बात मान लो, रशिया से तेल वगैरह का ऑपरेशन बंद करो, वरना यही हाल करेंगे। तो अब रशिया से तेल जो है अब इंडिया ने वादा किया है कि थोड़ा थोड़ा करके हम बिल्कुल ज़ीरो पे ले आएंगे, और आपसे और वेनेजुएला से जो है तेल खरीदेंगे। तब जो टैरिफ कम हुआ है वो रशिया सस्ता तेल देता था, ये लोग महंगा तेल देंगे या फिर चोरी वाला तेल खरीदेंगे। तो फिर जो है, जो समझ जाइए कि हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारा अखलाकी किरदार ये सब जो है वो सब जो धरा के धरा रहेगा, चोरी वाला तेल खरीदते हैं। तो अमेरिका का जो है तेल इतना महंगा रहेगा कि वो जो है टैरिफ वगैरह का पूरा हसम कर जाएगा। अब फिर उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर 18% टैरिफ लगाएंगे और तुम हमारे ऊपर 0% टैरिफ लगाओगे। आप समझ जाइए, ये समझिए कि टेस्ला वगैरह जो था अमेरिका का, उस पर 110% टैरिफ था, बिल्कुल ज़ीरो। तब आप देख लीजिए, तब यहाँ की जो लग्जरी गाड़ी होगी उसकी क्या हालत ख़राब हो जाएगी। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह को जो है टैरिफ कब करना पड़ेगा। तो बहुत कुछ इंडिया ने दिया है, तब जा कर के जो है वो माना है, वरना वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो भी समझ जाइए कि 25% तो टैरिफ जो हट गया, कि इसने वादा किया कि चलिए रशिया से हम तेल नहीं खरीदेंगे। अब रशिया से भी जो है दोस्ती, कि हमारा जो है ऑल वेदर फ्रेंड है, 1971 में हमको साथ दिया था, और हम जो है एक आज़ाद मुल्क हैं, हम खुद से डिसाइड करेंगे किससे ख़रीदना है किससे नहीं ख़रीदना है, कोई हमें डिक्टेट नहीं करेगा। हम कोई छोटा बच्चा है क्या, कोई जो है वैसल स्टेट हैं क्या, कि हमको कोई समझाएगा सिखाएगा या धौंस के ज़रिए से दबाएगा इससे ख़रीदना इससे नहीं ख़रीदना है। ये सब ख़त्म, ढकोसला बंद, लेज़र आइज़ वगैरह सब बंद। 25% तो ऐसे ही हो गया। अब 25% से जो 18% पे आया है, 7% जो कम हुआ है, ये ख़रीदना पड़ा है। ये ख़रीदना पड़ा है
$500 बिलियन दे करके। इंडिया ने वादा किया है कि 3-4 साल में आपसे मज़ीद 500 बिलियन के जो है हम सामान ख़रीदेंगे, चाहे जो है एनर्जी ख़रीदेंगे या टेक्नोलॉजी का सामान ख़रीदेंगे या वेपन ख़रीदेंगे। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा 500 बिलियन अगर खर्च करोगे, इन्वेस्ट करोगे हमारे यहाँ, तो 7% तुम्हारे टैरिफ कम कर देते हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का भी उसूल ही यही है कि वो कहता है कि सब पर जो है हम 25% टैरिफ लगा देंगे। मिनिमम तो 10% है ही सब पे, बाकी 25% लगा देंगे। अब इसमें से कम कराना है तो कितना दोगे बताओ। तो अब जापान ने कहा कि 700 बिलियन खर्च करेंगे, तो उसका 15% पे ले आया। साउथ कोरिया ने भी कहा इतना खर्च करेंगे। यूरोपियन यूनियन वाले ने भी कहा कि इतना खर्च करेंगे आपके यहाँ तक, तब जाके घटा। जो जितना खर्च करेगा तो उसका घटेगा, नहीं खर्च करेगा नहीं घटेगा। पाकिस्तान वगैरह ने कहा कि हम तो आपके ही हैं, तो कहा कि ठीक है, तो फिर 19% पे आ जाओ, 6% तुम्हारा भी घट जाएगा। तो ये लोग तो फ़लस्तीन का सौदा कर लिया। जेफरी एप्स्टीन के बारे में जो है एक कोई था, मैं अभी तहकीक नहीं किया हूं, लेकिन इमरान खान का भी नाम आया है ये बात। लेकिन इमरान खान का जो है वाहिद शख्स है जिसका पॉजिटिव नाम आया है। जेफरी एप्स्टीन ने ईमेल में लिखा है कि ये इमरान खान जो है इसको कम मत समझो, ये तैयब अर्दगान और अली खामनेई से ज़्यादा ख़तरनाक है। जिस तरह से आज़ादी की बात करता है, खुद मुख्तारी की बात करता है, ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा, लिहाजा इसको लगाम दो। तो देखिए उसको लगाम दिया गया और उसके हुकूमत को गिरा करके उसको जेल में डाल दिया गया। तो अब आप समझ जाइए कि मैं जो कहता था कि भाई चेहरा पढ़ने से पता चल जाता है कि कौन क्या है। बड़े बड़े उलमाए किराम जो है इसमें धोखा खा जाते हैं, तो आप लोग बात ही नहीं समझते थे। अभी आप देख लीजिए जेफरी एप्स्टीन के फाइल में बड़े बड़े शेखों का नाम आ रहा है, कुरानी आयत तफसीर से समझा रहे हैं जेफरी एप्स्टीन को, आप फिर जो माइनर के साथ जो बदकारी कर रहे। यानी वेस्ट का घिनौना चेहरा सामने आ गया है। वुमेन राइट्स की धज्जियां उड़ा दिए, इन लोगों का सियाह चेहरा जो सामने आया है, ये है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब ये वेस्टर्न क्या बोलेंगे, ये सारे ही सिविलाइजेशन। ये तो अभी अरब के शेखों का नाम जो है कैसे आ रहा, खुद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया है, यूरोप का नाम आ रहा, बादशाहों का नाम आ रहा, किसका किसका नाम आ रहा, देखते जाइए बस। डोनाल्ड ट्रंप का तो इतना अनगिनत नाम है उसका, इतना घटिया इंसान। और उसमें आप समझिए कि इमरान खान का नाम आया है तो दूसरे अंदाज में आया है कि ये जो है वेस्ट के लिए सम्मे कातिल है। तब आप समझ जाइए। तब इंडिया मुसलमानों में तो आप समझ जाइए कि जो है जिंदा लीडरों की तो कदर ही नहीं होती, मरने के बाद जो है कदर होती। तो ठीक है। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। और ये जो है रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से अगर अपडेट देना चाहूँ मैं, तो क्या बताया जाए। कल ही मैं जो है शाम में ख़बर पढ़ा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी फिर बात हुई है पुतिन से, और वो मान गया है कि एक हफ्ता जो है मज़ीद फिर यूक्रेन पे हमला वगैरह नहीं करेगा, और अभी गुफ्तशुनीद होगी। और कल जो है इन लोगों की बैठक लगने वाली है, बल्कि आज, कल की खबर है, आज बैठक लगेगी अबू धाबी में, तीसरा राउंड होगा। कल जो है बड़ा हमला कर दिया यूक्रेन पे, 500 ड्रोन से 70 मिसाइल से जो है हालत ख़राब करके रख दिया। अब सब लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं, ये पुतिन क्या कहता है, क्या सोचता है, कुछ समझ में नहीं आता। और डोनाल्ड ट्रंप की भी बात का कोई विश्वास नहीं करता है कि भाई वो सही बोलता है या झूठ बोलता है, वो तो जो मुंह में आता है वो बक देता है। ये नेटो का जो चीफ है मार्क रूटा, वो अचानक कल जो है यूक्रेन के दौरे पर पहुंचा हुआ था और काफ़ी बोल वचन दिया है कि जैसे ही मामला तय हुआ वैसे ही हम जो है यहाँ पर फोर्स भेज देंगे सिक्योरिटी के लिए। लेकिन ये है कि लोग कह रहे पहले मुआहदा हो तब ना, और यूक्रेन वाले तैयार नहीं है डोनबास ज़मीन देने के लिए। वहाँ पर रेफरेंडम टाइप का हुआ है तो बहुत कम लोग हैं जो तैयार हैं उसके लिए। वेनेजुएला में जो नई गवर्नमेंट है, यानी वाइस प्रेसिडेंट जो थी डेल्सी, वो अमेरिका से जो कांटेक्ट में है और बिल्कुल हम आहंग हो गई है
कि ठीक है आप ही के हिसाब से हम काम करेंगे, और उसने जो है अमेरिका के एम्बेसडर वगैरह को भी तैनात करा दी है और अपना नए जो है मिनिस्टर वगैरह को भी अपॉइंट कर ली है। तो अब जो है वो सलीके से हुकूमत चलाएगी। लेकिन कल जो है कराकस वगैरह में, वेनेजुएला में बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट हुआ, रैली वगैरह बहुत निकली निकोलस मडोरो के हक में। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जो है कल 1 महीना हो गया निकोलस मडोरो को उठा के ले गए हुए। 3 जनवरी को ले गए थे और कल 3 फरवरी। तो उसके हिसाब से ये लोग प्रोटेस्ट निकाले थे कि हमारे लीडर को फ्री करो, रिहा करो, रिहा करो। देखिए रिहा करता है। ढाका में इलेक्शन बहुत करीब है, गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। 12 फरवरी को इलेक्शन होना है और इलेक्शन में जो है इलेक्शन भी है, रेफरेंडम भी है। तो 2-2 वोट सबको डालने हैं। रेफरेंडम में जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके लिए है कि एक जो है नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाए और उसमें ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर के जो है 2 टर्म को फिक्स कर दिया जाए कि 2 टर्म के बाद इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बकिया इंडिया टाइप के जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का है कि जिसमें 2 हाउस हो और इसमें ये हो टिकिटी। तो अभी देखिए कि रेफरेंडम पास होता है तो फिर उस पर तफसील से बात कर लेंगे। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, और मैं एक झलक जो है अल जज़ीरा दिखा देता हूं ताकि आप लोग को, हाँ रफ़ा के ताल्लुक से तो बात ही नहीं थी। रफ़ा के ताल्लुक से जो है रफ़ा बॉर्डर तो खोल दिया है, लेकिन पता चला पेशेंट लोग लाइन लगाए हुए हैं, जाने ही नहीं देता है और चेकिंग के नाम पर इतनी ताख़ीर लगाता है, इतनी ताख़ीर के बस आपको अंदाज़ा लगाऊं, बताऊं कि 22,000 पेशेंट हैं जिनको सख्त ज़रूरत है इलाज मुआवजे की, और वो सब मिस्र जा कर के इलाज कराना चाहते हैं। लेकिन चेकिंग के नाम पे आप जानते हैं फर्स्ट दिन जो है सिर्फ 5 लोगों को जाने दिया, 5 पेशेंट, और सेकेंड डोज जो है 12 लोगों। और ये कह रहा है कि 2 गेट है, ज़्यादा जो 1 गेट से 50 लोग जा पाएंगे। ये खोलने का क्या मकसद हुआ? भाई हमारा गेट है, हम जितना आदमी जाना चाहे जाना। यहाँ तक एंटोनियो गुटेरेस को भी बोलना पड़ा है, यूनाइटेड नेशन के जैसे सेक्रेटरी जनरल। उसने कहा कि भाई ये सब मत करो, और ह्यूमैनिटेरियन नीड के तौर पर जो है जो इलाज के लिए जाना चाहते हैं मरीज़ वगैरह के, एम्बुलेंस को तो समझिए कि जालिम से जालिम जो है वो रास्ता दे देता है कि भाई कोई पेशेंट है जाने दिया। आदमी अपनी ज़रूरत को साइड कर लेता है और एम्बुलेंस को गुजरने देता है। ये इंसानियत है। लेकिन ये जो है इन लोगों को, बेंजामिन नेतन्याहू को कौन समझाए? तो ये बिल्कुल हैवानियत पे उतर आया। अब ये तो वहाँ के फ़लस्तीनियों ने जो है ग्लोबल लोगों से जो है इल्तिजा भी किया कि आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह, रैली वगैरह कीजिए, कम से कम दबाव डालिए। ट्रम्प सेज टॉक्स विथ ईरान कंटिन्यू एज यूएस शूट डाउन एन ईरानियन डेट। हाँ ये बताना भूल गया मैं। कल एक मामला हुआ, लोग डर गए, क्या हो गया? यहाँ पर जो है सेंट कॉम के पास ईरानियन जो है ड्रोन जो है, जिसमें आर्टिफिशियल ड्रोन वो उड़ रहा था। अभी जो है वो ईरान वाले भी थोड़ा सा जो है बोल्ड हो गए हैं और काफ़ी जो है मसल पावर वगैरह दिखा रहे हैं कि हम डरे नहीं, ये नहीं। तो बातचीत से पहले दोनों दिखाते हैं अपना था। तो यहाँ पर ड्रोन उड़ रहा था तो उसको जो है अमेरिका वाले ने ड्रोन को मार गिराया और कहा कि हमारे तरफ वो ड्रोन आ रहा था, ख़तरा बन रहा था, इसलिए मार दिया। तो अब ये तो ईरान ने उसको सह गया और अपना पीठ थपथपाया कि देखो हमारा जो है इतना ही सस्ता ड्रोन था, उसको मारने के लिए इतना महंगा इसको मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ा, लिहाजा हमारी जीत है, इसकी हार है। अमेरिका ने कहा भाई मारे तो चाहे कितना भी खर्चा हुआ। लेकिन लोग जो डर रहे हैं वो ये कि इस तरह के जो है मिस एडवेंचरस में जो है वो मामला बढ़ने का डर रहता है। तो कभी भी मामला बढ़ जाए तो फिर क्या है, बारूद अगर है तो एक चिंगारी ही काफ़ी है। इस लाश चलिए ये दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये खबर तो भूल गया, सैफुल इस्लाम गद्दाफी सन ऑफ फॉर्मर लीडर किल्ड इन लीबिया। ये सैफुल इस्लाम जो है मुअम्मर गद्दाफी का बेटा, इसको मार दिया कोई आदमी घर में घुस करके। 4 आदमी जो है घुस गया और इसको जो है मार दिया। ये ट्रैवलस है ना, ये यहाँ पर जो है रहता था, साउथ वेस्ट में समझिए कि मैं पढ़ा था। तो इधर ही कहीं पे इसका घर है, यहीं पे बेचारा रहता था।
तो ये काफ़ी पावरफुल आदमी था अपने बाप के दौर में, यानी आप समझिए कि 1972 में इसकी पैदाइश है, तो समझिए कि 50-53 साल का है। तो 2000 से लेकर के 2011 तक ये काफ़ी सेकंड पावरफुल आदमी माना जाता था लीबिया का। बाप के बाद इसी का नंबर आता था। लेकिन जब मुअम्मर गद्दाफी का जो है तख्ता उलट दिया गया और नेटो वाले ने मिल करके अपोजिशन फोर्स बना करके मुअम्मर गद्दाफी को मार दिया, तो ये भी बेचारा भाग रहा था बद्दू बन करके, और ये चाह रहा था कि नाइजर भाग करके चले जाएं, लेकिन पकड़ लिया इसको 2011 में और इसको जेल में डाल दिया गया। तो ये 2011 से लेकर के 2017 तक बेचारा जेल में रहा। वो आज मारा गया इसलिए मैं बेचारा बोल रहा हूँ, तो इसने भी जुल्म किया था काफ़ी। तो 6 साल जेल में रहा, फिर उसके बाद जो है जनरल सबको माफ़ी दी गई, तो इसको भी माफ़ी दे दी गई, तो फिर रिहा हो गया। तो फिर ये अपने गांव में आकर के अननोन बन के रहने लगा। लेकिन 2021 के इलेक्शन में इसने अपना नाम दाखिल किया कि हम भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो फिर सारे लोग प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे, अरे रे फिर गद्दाफी आ जाएगा ये हो। तो फिर इसने जो है इसको नहीं लड़ने दिए इलेक्शन। तो अभी जा कर के जो है समझे कि घर में था ये, और 4 आदमी घुस करके इसको मार दिया। तो ये एक मुसीबत है। चलिए, तो इसके बारे में हो गया। यूएन चीफ अर्ज गाजा एड एज इजराइल ब्लॉकेड मोस्ट मेडिकल एवोकेज एट रफा। देखे सब लोग रफा पर जो है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अभी जो है एक नया सिलसिला शुरू किया हूँ इंशाल्लाह, जो है नॉलेज विथ क्यूज, यानी एक सवाल करता हूँ मैं, अपने बच्चों के सामने बैठाता हूँ, एक सवाल करता हूँ, उसको 4 ऑप्शन देता हूँ, और फिर उसके बाद जो है ऑप्शन बता देता हूँ सही जवाब क्या है, और बच्चे का मूड बन जाता है जवाब सुन करके। आसान ही सवाल लगता हूँ ताकि बच्चे जवाब दे लें, फिर वो खुश हो जाते हैं, और उसी खुशी के मूड में जो है 2-3 मिनट जो है नॉलेज का बम्बार्डमेंट कर देता हूँ। यानी जो जो ऑप्शन में लिखे रहता हूँ उन्हीं के ताल्लुक से कुछ ना कुछ नॉलेज देता चला जाता हूँ। 4-5 मिनट में जैसे वो बोर होने लगते हैं फिर स्टॉप कर देता हूँ। तो 5-5 मिनट की जो है एक वीडियो एक क्यूज के ताल्लुक से। मेन मकसद बच्चों को हंसते खेलते खुशगवार मूड में नॉलेज ट्रांसफ़र करना है। बच्चे ज़्यादा 5 मिनट ही जो है वो सीरियस रह पाते हैं, उसके बाद बोर होने लगते हैं। तो वो 2 वीडियो में डाला हूँ, आप लोगों को कैसा लगा वो देख लीजिए। अगर अच्छा लगे तो उस सिलसिला को जारी रखेंगे, तो नॉलेज आप लोगों को भी बहुत मिलेगा इंशाल्लाह। और इस तरह मैं जो है सैकड़ों वीडियो बना सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज से इंशाल्लाह जो है दर्स हदीस का भी आगाज़ करेंगे, क्योंकि मेरा मदरसा का मामला जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ गया है। अब धीरे धीरे जो है तामीराती काम है तो उसमें तो टाइम लगेगा ही, और अभी तो सभी शाबान रमज़ान की छुट्टी भी होने वाली है, तो 1-1.5 महीना है अपने पास, तो वो काम से मैं फ़ुर्सत पा गया हूँ। तो इंशाल्लाह जो है रमज़ान में जो है मैं दीनी वीडियो ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। रमज़ान से पहले ये आसान दर्स कुरान इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। रमज़ान में फिर नए सिरे से जो है आसान दर्स कुरान शुरू करूँगा। देखिए, आसान दर्स कुरान ज़िंदगी भर चले, कुरान से जो है कभी ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल हो गया, वो तो आप ज़िंदगी भर। सीरतुन नबी और आसान दर्स, ये तो ज़िंदगी की ग़िज़ा है। करंट अफेयर भी ज़िंदगी की ग़िज़ा है। बकिया जो है दूसरे टॉपिक वगैरह हैं, कभी जारी कभी स्टॉप, कभी जारी कभी स्टॉप, ऐसा चलता रहेगा। और ओवरऑल इन शॉर्ट कहा जाए तो कुछ ना कुछ मैं इल्मी आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। और टॉपिक का जो है कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, टॉपिक अप्स डाउन इधर उधर होता रहेगा, लेकिन यह है कि मुझे इस काम के अलावा और कोई आम काम पसंद भी नहीं और आता भी नहीं है, तो यही काम करूँगा मैं। और आप लोग अगर जो है फ़ीस अदा करना चाहें तो फ़ीस अदा कर सकते हैं, और फ़ीस मेरे तरफ से 300 रुपये महीना है। वो इस नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं 7756942595। आप लोग डिस्काउंट लेना चाहें तो डिस्काउंट भी ले सकते हैं, नहीं तो मेरे तरफ से जो है प्रॉपर है कि 300 रुपये महीना फ़ीस अगर आप अदा करना चाहें इन तमाम वीडियो के एवज़ में तो आप अदा कर सकते हैं। और नहीं तो जब तक मेरा दिल कर रहा मैं फ्री में वीडियो दे रहा हूँ, जब मेरा मूड ख़राब होगा तो मैं उसको जो है अनलिस्टेड कर दूंगा, और जो पे करेंगे उन्हीं को वीडियो दूंगा।
जज़ाकल्लाह।